स्टैटिस्टिक्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था डेटा कलेक्शन के बारे में। डेटा कितने अलग अलग मेथड से कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं डेटा के, और ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा और सोर्सेज इतनी अलग अलग टाइप्स होते हैं डेटा के, और डेटा कलेक्शन में क्या क्या एरर पॉसिबल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। Hello friends, welcome to the Stolen Notes. Today we are going to start our new chapter which is organization of data. Basically डेटा कलेक्शन के बाद डेटा प्रोसेसिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टू अरेंज द डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो सिस्टमेटिक मैनर में हम अरेंज करते हैं डेटा को सो दैट हम उससे फर्दर यूज़ कर पाएँ, और इस अरेंजमेंट को, इस क्लासिफिकेशन को या इस ग्रुप करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इस चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज डेटा क्लासिफिकेशन और सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप में डेटा को क्लासीफाई किया जाएगा। तो उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, पर्पस क्या होता है, और अच्छे क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेटा क्लासिफिकेशन। सो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बहुत ही सिंपल है कि जो डेटा हम कलेक्ट करके लाए हैं अलग अलग मेथड से, अलग अलग सोर्सेज से, हमें उसे फर्दर यूज़ करने के लिए या उसका स्टडी करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले उस डेटा को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना आवश्यक है। उसके लिए हमें उसको अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग क्लासेज में डिवाइड करना होगा। कैसे करते हैं, तो उनकी सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, उन पे कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो सेम है, उसके बेसिस पे हम डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन इज पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करेंगे, व्हाट इज़ द पर्पस टू क्लासीफाई द डेटा वी हैव। सो सबसे पहला पॉइंट है कि सिंपल फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं। जब भी हम डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग ग्रुप कर देते हैं, तो उसके बाद जो वॉल्यूमिनस डेटा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स जो होता है पहले, वो अब हमारे सामने एक सिंपल फॉर्म में आ जाता है क्लासीफाई करने से। तो क्लासीफाई करने के बाद जब सिंपल फॉर्म में डेटा आ जाता है तो उसको स्टडी करना आसान होता है, उसको फर्दर यूज़ करना आसान होता है। तो ये पहला पर्पज़ हुआ कि क्लासीफाई करने से डेटा हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाती है। दूसरा पॉइंट है इनेबल्स कंपेयर। जब आप डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दोगे तो दो अलग अलग ग्रुप्स के जो डेटा हैं उनके बीच में कंपेरिजन करना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो ये सेकेंड पर्पज़ हुआ। थर्ड इज़ टू प्रोवाइड्स बेसिस फॉर टेबुलेशन। डेटा को हमें आगे टेबुलेशन करना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। जब हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो इसके बाद उसको टेबुलेशन करने के लिए, उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इजी हो जाता है। तो ये थर्ड पर्पस हुआ। इसके बाद आता है नेक्स्ट पर्पस जो है वो है प्रोवाइड्स मीनिंगफुल पैटर्न्स। डेटा जब हमारे पास रॉ फॉर्मेट में आता है तो तब हम उसमें से कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, उसमें जो पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लेकिन जब हमने डेटा को क्लासीफाई कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो अब जो डेटा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उसके बारे में हम कुछ पैटर्न्स बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजीज़ है जो अलग अलग ग्रुप्स, एज ग्रुप में फैला हुआ है, तो अगर आपने एज ग्रुप के हिसाब से केसेस क्लासीफाई कर दिया तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि किस एज ग्रुप पे उसका खतरा, उसका डेंजर ज़्यादा है। तो ये फ़ायदा हुआ कि आप एक मीनिंगफुल पैटर्न ड्रॉ कर पाओगे कि इस एज ग्रुप में इसका खतरा इस टाइप से है। तो ये हुआ इसका नेक्स्ट पर्पस। उसके बाद है लास्ट रिलेशनशिप्स एंड मेंटल पिक्चर। इसका मतलब कि आप डेटा के बीच में रिलेशनशिप भी ड्रॉ कर लेते हैं कि किसी एक डेटा के चेंज होने पे दूसरा डेटा किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये अगर आप क्लासीफाई नहीं करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेंटल पिक्चर का ये मतलब हुआ कि आप अपने माइंड में एक जनरल इमेज बना सकते हैं कि ये डेटा ओवरऑल आपसे क्या कहना चाहता है। सो दीज आर सम पर्पसेस ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। इतना ही नहीं है, और बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पर्पसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन डेटा का कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें बेसिकली दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो आइए समझते हैं कि एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है।
कोई भी यूनिट है या कोई भी एंटिटी है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसके अलग अलग जो डेटा के वेरिएबल्स होते हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान को हम एक यूनिट मान लें या एक एंटिटी मान लें तो उसका नाम एक एट्रीब्यूट है, उसका एज एक एट्रीब्यूट है, उसकी सैलरी, उसका हाइट, उसका वेट, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें, उसका डिजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स है। मतलब उसका कोई भी प्रॉपर्टी जो एक वैल्यू अडॉप्ट कर सकता है उसको हम उसका एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अब होगा कैसे कि आप या तो एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो डेटा को या फिर एक से ज़्यादा के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो। एक पे कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपने 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करके लाया और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेल का डेटा अलग, फीमेल का डेटा अलग। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन एट्रीब्यूट। आपने केवल जेंडर एक एट्रीब्यूट लिया और उसके बेसिस पे आपने उसको क्लासीफाई कर दिया कि मेल का डेटा अलग और फीमेल का डेटा अलग। आप दूसरा भी कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं तो आप अर्बन लोगों का अलग डेटा कर दिया, रूरल लोगों का अलग डेटा कर दिया। तो इस तरह का जो एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा दैट इज़ नोन एज सिंपल क्लासिफिकेशन। और जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा उसको कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कैसे होगा कि हमने एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के साथ एक साथ क्लासीफाई कर दिया। हमने 100 लोगों का डेटा कलेक्ट करके लाया और उसको अब 2 बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला तो सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है, और दूसरा इस बेसिस पे कि मेल है या फीमेल है। तो अब हमारे पास 4 ग्रुप हो गए, सीनियर सिटीजन हैं मेल, सीनियर सिटीजन हैं फीमेल, सीनियर सिटीजन नहीं है मेल और सीनियर सिटीजन नहीं है फीमेल। तो इस तरह से 2 एट्रीब्यूट्स पे आपने किया तो उनके वैल्यूज़ के हिसाब से आपको 4 अलग अलग क्लासेस या 4 अलग अलग ग्रुप मिल गए। तो इस तरह से जब भी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा तो उसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो अब वेरिएबल्स क्या होगा? वेरिएबल्स वही है जो एट्रीब्यूट था। जब हम यूनिट की बात करते हैं तो वो एट्रीब्यूट होता है, जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो उसी को हम वेरिएबल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इंसान की बात करें तो उसका नाम उसका एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर हम जो पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो नाम वेरिएबल है, क्योंकि अब नाम के अलग अलग वैल्यू होंगे। मान लीजिए 100 लोग हैं हमारे पास, तो अब नाम के 100 वैल्यूज़ होंगे। तो ये हो गया वेरिएबल। अब इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होगा? तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए 100 लोगों का या 150 लोगों का या 1000 लोगों का डेटा हमने कलेक्ट किया, तो उसको सबसे पहले हमने क्लासीफाई कर दिया एज के बेसिस पे। अब एज को हमने क्या किया? ग्रुप कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम वेरिएबल के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो ऐसा कोई वेरिएबल लेंगे जो न्यूमेरिकल हो, ताकि उसको अलग अलग रेंज में हम क्लासीफाई कर सकें। तो अब पूरे डेटा को हमने ऐसे क्लासीफाई कर दिया, 0 to 10 ईयर्स वालों का डेटा एक तरफ, 11 to 20 वालों का एक तरफ, 21 to 30 वालों का एक तरफ। तो ऐसे हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे पहले हमने देखा ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, जहाँ पे हमने क्लासीफाई ऐसे किया कि या तो एक एट्रीब्यूट पे करेंगे तो सिंपल क्लासिफिकेशन है, अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे करेंगे तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और जो दूसरा देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ हम ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जो न्यूमेरिकल हो, और उस न्यूमेरिकल वेरिएबल के जो अलग अलग वैल्यूज़ होंगे उसका हम रेंज सेट कर देंगे और उस रेंज के बेसिस पे हम उसको अलग अलग क्लासीफाई कर देंगे। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। The next topic in data classification is characteristics of good classification। अच्छा क्लासिफिकेशन अब कब कहेंगे? कब हम कहेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो अच्छा हुआ है, या फिर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको फॉलो करके हम एक अच्छा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव कहने का ये मतलब है कि जितने भी क्लासेस हम अलग अलग बनाएंगे तो हर डेटा, जितना डेटा हमने कलेक्ट किया वो उसमें से हर डेटा किसी न किसी क्लास में आ जाना चाहिए। आप हर 1000 डेटा कलेक्ट करके लाए हैं, आपने अलग अलग ग्रुप बना दिए और उसके बाद भी 10 डेटा ऐसे हैं जो किसी ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम एग्जॉस्टिव नहीं कहेंगे। एग्जॉस्टिव कब होगा? जब ग्रुप आप ऐसा बनाएं कि हर डेटा किसी न किसी ग्रुप में आ जाए। तो ये पहला पॉइंट हुआ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन कि ये एग्जॉस्टिव होना चाहिए, सारे डेटा किसी न किसी क्लास में आ जाने चाहिए। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब उन जो क्लासेस बनाएंगे हम
उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब 2 क्लासेस अगर हैं तो क्लियर दोनों के डेटा भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसा 2 क्लासेस नहीं बना देना है कि एक डेटा एक से ज़्यादा क्लासेस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासेस ऐसे बना दें कि 10 से 20 साल के लोग और 15 से 25 साल के लोग, तो जिसका एज 17 साल है वो इस क्लास में भी आ जाएगा और इस क्लास में भी आ जाएगा, तो इसको हम अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली प्रॉपर्टी कि अगर आपने 2 क्लासेस बनाए तो ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए जो दोनों क्लासेस में आ जाए। जो डेटा इस क्लास में आएगा वो इसमें नहीं आना चाहिए और जो डेटा इस क्लास में आएगा वो इसमें नहीं आना चाहिए। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि आपके जो क्लासेस होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। आप क्लासेस ऐसे बनाएं जो आपके डेटा के हिसाब से या जो आपके पर्पस के हिसाब से सूटेबल हो। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो जिस पर्पस के लिए किया है और अल्टीमेटली उस डेटा से आपको क्या चाहिए, इसी के बेसिस पे आप क्लासेस बनाएंगे सो दैट आपको उसमें हेल्प हो। अगर आपने ज़बरदस्ती के क्लासेस बना दिए जिससे आपको अल्टीमेट गोल में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे क्लासिफिकेशन करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये हुआ तीसरा प्रॉपर्टी, सूटेबिलिटी। आपके डेटा और आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस बनाने हैं अलग अलग। मान लीजिए आपने डेटा का क्लासिफिकेशन कर दिया कि 0 से 50 ईयर्स और 50 से 100 ईयर्स, तो और आपके सारे डेटा 60 ईयर्स तक वाले हैं, तो ये भी सूटेबल नहीं है। आप ऐसा सूटेबली उसको क्लासीफाई करें कि आप जो एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं डेटा से उसमें आपको फ़ायदा हो। नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी, कि आपने एक बार जैसा क्लासिफिकेशन कर दिया अपने डेटा का, तो थ्रू आउट द स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा आपका क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल होगा वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे डेटा को आपने एज के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया और बाकी आधे डेटा को आपने जेंडर के बेसिस पे। तो अगर आपने शुरू के डेटा को क्लासीफाई किया एज के बेसिस पे, तो आपको सारे डेटा को एक ही एज के बेसिस पे क्लासीफाई करना चाहिए, सो दैट आप अल्टीमेट जो आपका स्टडी होगा वो आपका इफेक्टिव हो और आपका जो डेटा क्लासिफिकेशन हो उसमें स्टेबिलिटी हो। इसके बाद आते हैं होमोजेनिटी पे। होमोजेनिटी में क्या होगा कि आपको ऐसे क्लासेस बनाने हैं, ऐसे ग्रुप बनाने हैं कि एक क्लास में या एक ग्रुप में एक तरह के डेटा हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं होमोजेनिटी। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब हम एज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन हमेशा ऐसा होता है कि 0 to 10 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स। तो इसलिए क्योंकि 0 to 10 ईयर्स कहने से हमें एक तरह के लोग वहाँ मिल जाते हैं, जो बच्चे हैं वो उस तरह के लोग मिल जाते हैं। 11 to 20 कहने पे हमें मिल जाते हैं कि हाँ जो टीनेज के लोग हैं वो मिल जाते हैं। फिर 20 to 30 जो यंग लोग हैं वो मिल जाते हैं। तो ऐसा होता है। अगर आपने क्लास ऐसा बना दिया कि 0 to 5 ईयर्स वाले और 85 to 90 ईयर्स वाले, इनका मिला के एक ही ग्रुप बना दिया, तो इसमें एक तरह के लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा क्लासिफिकेशन करने का मतलब भी नहीं है। तो ये भी आपको मेंटेन करना है कि आपने जो क्लासिफिकेशन किया उसमें एक ग्रुप में या एक क्लास में एक तरह के डेटा या सिमिलर काइंड ऑफ डेटास आने चाहिए। इसके बाद आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप डेटा क्लासीफाई करते हैं तो उस टाइम एक सिचुएशन होता है और उस सिचुएशन के बेसिस पे आप क्लासीफाई कर देते हैं, लेकिन आपका क्लासिफिकेशन का मेथड ऐसा होना चाहिए कि जब नए सिचुएशंस अराइजेस होंगे विद टाइम, तो आपका क्लासिफिकेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। आप उसी प्रिंसिपल पे चल के आप क्लासीफाई कर सकें और टाइम के साथ जब सिचुएशन चेंज होंगे तो भी आपके जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह का आपको क्लासिफिकेशन का मेथड हो कि नए जो सिचुएशंस आएंगे उसको भी वो अडॉप्ट कर सके। और द लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज़ अरिथमेटिक एक्यूरेसी, कि जब भी आप न्यूमेरिक डेटा के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी आपको मेंटेन करने में स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, आपके वहाँ कहीं पे ऐसा है कि डेसिमल वाले नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा देख लेना चाहिए कि डेसिमल वाले नंबर इधर आएंगे या उधर आएंगे। तो इस तरह का डेटा भी आपको देखना है। फॉर एग्जांपल आपने एज के बेसिस पे कर दिया 0 to 10, 11 to 20, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 10 to 11 वाले लोग कहाँ जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टू मेंटेन द अरिथमेटिक एक्यूरेसी इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के कौन से अलग अलग टाइप्स होंगे वो यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब भी हम क्लासिफिकेशन डेट वाइज करेंगे या टाइम के हिसाब से करेंगे तो इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपने अगर पॉपुलेशन रेट देखना हो तो जैसे हम बताते हैं कि 1950 से 1960 तक ये था, 1960 से 1970 तक ऐसा था। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन होते हैं इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम एरिया एज वाइज
एज के हिसाब से, ठीक है, हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। आप ईयर वाइज कर सकते हैं, आप डिकेड वाइज कर सकते हैं, आप मंथ वाइज कर सकते हैं। इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब हम एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी डेटा का स्टडी कर रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं कहीं, और उसमें आप ऐसे कंट्री वाइज अलग अलग कर दें डेटा को, ऑस्ट्रेलिया का डेटा इतना है, इंडिया का इतना है, और रशिया का इतना है, तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होगा इसको हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इनसाइड द कंट्री अगर आप स्टडी कर रहे हैं डेटा का, तो अगर आपने स्टेट्स वाइज अलग अलग कर दिया या फिर रीजन वाइज अलग कर दिया, ईस्ट रीजन में इतना है, नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको कहते हैं हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले कि हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन पे आएँ, हम उससे पहले पढ़ लेते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब भी नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा या क्वांटिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी के बेसिस पे हम बनाएं कि सपोज 50,000 टू 60,000 कितने लोग की सैलरी है, 60,000 टू 70,000 कितने लोग की सैलरी है, इस तरह का अगर हम ग्रुप बनाएं तो ये नंबर्स के बेसिस पे हम करें, तो दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज quantitative classification. Last method of classification, which is actually second last but we are studying at last, is qualitative क्लासिफिकेशन। तो इन तीनों को छोड़ के, क्रोनोलॉजी को छोड़ दीजिए, एज को छोड़ दीजिए, जियोग्राफी को छोड़ दीजिए, एरिया को, और क्वांटिटेटिव को छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, इसके अलावा किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आप नेम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दीजिए, ए से स्टार्ट होने वालों को अलग ग्रुप बना दिया, बी से स्टार्ट होने वालों का अलग ग्रुप बना दिया, तो ये क्लासिफिकेशन हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दूसरे क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं या दूसरे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। सपोज आपने जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया, मेल अलग डेटा कर दिया, फीमेल्स का डेटा अलग कर दिया, आपने रूरल लोगों का डेटा अलग कर दिया, अर्बन लोगों का डेटा अलग कर दिया, तो इस तरह से जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो फिर से रिवाइज करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजी विद टाइम, सेकेंड इज जियोग्राफिकल with area, third is qualitative with different attributes, and the fourth one is quantitative which is numerical। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये था डेटा क्लासिफिकेशन। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।